हेलो दोस्त, मेरा नाम है विनोद कुमार। और कल हम लोगों ने हिस्ट्री ऑप्शनल स्टार्ट कर दिया था। और कल के वीडियो में मैंने देखा कि वो सनलाइट की वजह से वाइट बोर्ड पे क्लियर दिख नहीं रहा था। इसके लिए आज मैंने बोर्ड को पलट दिया है, तो मेरे ख्याल से अभी वैसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो कल हम लोगों ने हिस्ट्री ऑप्शनल स्टार्ट कर दिया था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि भारत में 18वीं सदी में भारत की क्या राजनीतिक स्थिति थी। तो उसमें हमने भारतीय राज्य और उसकी जो राजनीतिक दशाएं क्या थी वो हमने देखा था। तो हम लोग कुछ ऐसा देखते हैं कि पूरे भारत के एक बड़े भूभाग पर 18वीं सदी में भारत के एक बड़े भूभाग पर मुगलों का शासन रहता है और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, उनके जितने भी उत्तराधिकारी आते हैं वो शासन को उस तरीके से चला नहीं पाते हैं और अपना जो नियंत्रण रहता है वो धीरे धीरे खोते जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि 1750 ईस्वी तक लगभग मुगलों का पतन हो जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया था कल। और बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। उन राज्यों को हम लोगों ने 3 भागों में बांट कर देख लिया था: उत्तराधिकारी राज्य, विरोधी राज्य और जो मुगलों के नियंत्रण से बाहर थे वे राज्य। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किस क्षेत्र में किसका नियंत्रण है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का क्षेत्र था वहां पर नवाबों का शासन था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था जो यूपी का क्षेत्र रहता है, यूपी में जो अवध का इलाका रहता है, अवध के क्षेत्र में नवाबों का शासन रहता है। और रोहेलखंड, फर्रुखाबाद, इन क्षेत्रों में अफगानों का शासन रहता है। और हम लोगों ने देखा था यूपी में जाटों का राज रहता है, आगरा से लेकर मथुरा तक जाटों का राज रहता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों में मुगलों का शासन रहता है। राजस्थान में कुछ राज्य रहते हैं छोटे बड़े, जैसे आमेर हो गया। और उत्तर पश्चिम में हम लोगों ने बात किया था कि सिंध का राज्य था। और पंजाब पे हम लोगों ने बात किया था कि पंजाब एक लंबे दौर से राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरने के बाद पंजाब में सिखों का शासन स्थापित होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। और हैदराबाद में निजाम का शासन रहता है। हैदराबाद में निजाम का शासन रहता है पूर्वी तमिलनाडु पर। प्रारंभ में जैसे निजाम जो रहता है मुगलों का ही उत्तराधिकारी रहता है। तो जैसे ही वो मौका देखता है कि मुगलों की स्थिति कमजोर होती है, वो स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो उसी तरीके से जैसे हैदराबाद जैसे मुगलों की कमजोरी देखकर स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो पहले जो कर्नाटक का इलाका रहता है, कल हम लोगों ने बात किया था, जो कर्नाटक का क्षेत्र रहता है वो भी हैदराबाद की स्थिति जब कमजोर होती है उसको फायदा उठाकर कर्नाटक का जो रहता है नवाब, वो भी स्वतंत्र व्यवहार करने लगता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो राजनीतिक दशाएं थी क्या थी, वो हम लोगों ने देखा था कि 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु होती है और बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है। उन क्षेत्रीय राज्यों में हम लोगों ने देखा था कि जो सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य थे उनमें मराठे थे। मराठे सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य माने जाते हैं। और उन क्षेत्रीय राज्यों में एक कॉमन चीज हमें देखने को मिलती है, मतलब वो साम्राज्य विस्तार की प्रवृत्ति हमें सभी राज्यों में देखने को मिल जाती है। और भी कुछ कॉमन चीजें हमें देखने को मिलती है, जैसे उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होता रहता था कि इस बार गद्दी पर कौन बैठेगा। इस तरीके से मतलब उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष जारी रहता था। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि दरबार में जो शासक रहता था, शासक के विरुद्ध भी अलग अलग गुट बने हुए रहते थे। तो दरबार में गुटबंदी भी एक मतलब भारतीय राज्य को कमजोर करने में इसने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और हम लोगों ने देखा था कि उत्तर पश्चिम की तरफ से जो आक्रमणकारी रहते हैं उनका नाम था नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली। तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि उत्तर पश्चिम की तरफ से नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था, जिसके कारण क्या होता है, मुगलों की कमजोरी उभर कर लोगों के सामने आती है।
मूलों की जो कमजोरी रहती है वो उभर कर लोगों के सामने आ जाती हैं। और मतलब कि मूलों के पास उस तरीके की ताकत थी नहीं जैसे औरंगजेब के टाइम पर था। और उत्तर पश्चिम भारत का और उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र जो रहता है वो राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजरता है उस दौर में। और भी कुछ हम लोगों ने बात किया था जैसे राष्ट्रीय चेतना का अभाव था उस समय, और राजनीतिक एकता की कमी थी, भ्रष्टाचार जैसे ऐसे कुछ समस्या हम लोगों ने देखी थी। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक बात कर लिया था। तो उसके आगे हम लोग बात करने जा रहे थे कि समुद्री मार्ग से यूरोपियन का आगमन। तो उसमें हम लोगों ने देखा था समुद्री मार्ग से यूरोपियन का आगमन। तो हम इस पॉइंट पर चर्चा करने जा रहे थे कि आगमन क्यों, मतलब जो यूरोपीय देश थे वो भारत आना चाहते थे, लेकिन उसके पीछे क्या कारण था कि उन्होंने इतना रिसर्च किया भारत आने के लिए। तो उस पॉइंट पर हम लोग आते हैं, उसके आगे हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। समुद्री मार्ग से यूरोपियन का आगमन। समुद्री मार्ग से यूरोपियन का आगमन। तो हम बात यहाँ पर करने जा रहे थे आगमन क्यों। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट जो रहता है कि भारत और यूरोप, पश्चिमी यूरोप, विशेषकर पश्चिमी यूरोप, भारत और पश्चिमी यूरोप के बीच व्यापार का मसला जो रहता है वो बहुत ही लंबे समय से पहले से ही चला आ रहा था। मतलब प्राचीन काल से भारत और पश्चिमी यूरोप के बीच जो व्यापार रहता है वो चलता आता रहता है। और जो पश्चिमी यूरोप के लोग रहते हैं वहां पर भारतीय कपड़ों और मसालों की बहुत मांग थी। तो एक कारण ये भी था कि उन्हें मसालों और कपड़ों के लिए वो लोग जो यहाँ से सस्ते में मसाले और कपड़े खरीदते थे और ले जाकर यूरोप में महंगे दामों में बेचते थे। तो एक ये भी कारण था व्यापार का। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यूरोप में विशेषकर पश्चिम यूरोप में कपड़ों और मसालों की अधिक मांग थी। और यूरोप और भारत के बीच जो प्राचीन काल से जो संपर्क था ये भी कारण था। यूरोप और भारत के बीच प्राचीन काल से संपर्क। तो एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा कि यूरोप में भारतीय कपड़ों और मसालों की बहुत मांग थी और भारत और पश्चिम यूरोप के बीच प्राचीन काल से ही संपर्क बना हुआ था। तो एक कारण ये हो गया। और अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि मैं एक बार मैप बनाना चाहूंगा, मैप बनाकर आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा।
एक छोटी सी मैप की जरूरत पड़ेगी। तो ये अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, क्योंकि अभी मैं आगे बढ़ूंगा, एक मैप बनाने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो होता कुछ ऐसा है कि ये हमारा हो गया यूरोप। यूरोप कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर हमारा हो जाता है यूके। यहाँ पर इंग्लिश चैनल आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर पुर्तगाल और यहाँ स्पेन हो जाता है, और यहाँ पर फ्रांस। फ्रांस, उसके बाद यहाँ पर बेल्जियम। यूके यहाँ फ्रांस के ऊपर रहता है। यहाँ पर बेल्जियम, यहाँ हॉलैंड। जैसे हॉलैंड को नीदरलैंड भी बोलते हैं और डच भी बोलते हैं, तो ऐसे कुछ रहता है। और इधर इटली रहता है। तो इधर हमारा अफ्रीका रहता है। इधर इटली रहता है, हाँ, तुर्की, सॉरी। तो होता कुछ ऐसा है कि मध्यकाल में एक साम्राज्य का उदय होता है, ऑटोमन साम्राज्य, जो कि तुर्की को केंद्र बनाता है। और तुर्की को केंद्र बनाकर ऑटोमन साम्राज्य का उदय होता है, और वो उसका बहुत बड़ा क्षेत्र रहता है। उसका क्षेत्र लगभग हम देखते हैं यहाँ पर, ये जो दक्षिण पूर्वी यूरोप है, यहाँ से लेकर के यहाँ आपका ये जो अरब के देश हो जाते हैं, यहाँ तक उसका वर्चस्व रहता है। और ये अफ्रीका का ये उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्वी इलाका, अफ्रीका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो रहता है, यहाँ तक, यहाँ पर हमारा मध्य सागर हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से जो ऑटोमन साम्राज्य रहता है, कुछ इतने इलाके में लगभग फैला रहता है वो ऑटोमन साम्राज्य। तो मध्यकाल में क्या होता है, भारत की चर्चा यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर इराक, ईरान और उसके बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान आ जाता है। यहाँ पर भारत आ जाता है। तो पहले क्या होता था, यहाँ पर पश्चिमी यूरोप के देश और यहाँ भारत, तो वो लोग ऐसे डायरेक्ट यहाँ से घूम के नहीं जाते थे। तो व्यापार इस तरीके से होता था, पहले व्यापार इस तरीके से होता था। तो जब ऑटोमन साम्राज्य का उदय होता है, जब ऑटोमन साम्राज्य यहाँ तुर्की को केंद्र बनाकर उसका उदय होता है ऑटोमन साम्राज्य का, तो इनका जो व्यापार रहता है, व्यापार बाधित होने लगता है, या फिर इनके व्यापार का जो बड़ा हिस्सा रहता है ये ऑटोमन साम्राज्य में जाने लगता है। तो यहीं से वैकल्पिक मार्ग की खोज शुरू होती है। समुद्री मार्ग से भारत तक पहुंचने का रास्ता, ऐसा प्रयास किया जाता है भारत तक पहुंचा जाए समुद्री मार्ग से, वहीं से समुद्री मार्ग की खोज की जाती है भारत तक पहुंचने की। तो व्यापार बाधित होने लगता है और इन लोगों को जरूरत पड़ती है भारत के कपड़ों और मसालों की, और यहाँ से तो व्यापार कर नहीं पाते क्योंकि यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य बीच में आ जाता है। तो एक ये कारण हो गया हमारा कि क्यों जो है आगमन हुआ और ऑटोमन साम्राज्य का उदय हुआ। तो समुद्री मार्ग से उन लोगों ने यहाँ तक ऐसे भारत पहुंचने की कोशिश की। तो एक कारण तो ये हो गया भारत आने का समुद्री मार्ग से। भारत तो पश्चिमी यूरोप के बीच संपर्क तो बहुत प्राचीन काल से ही थे। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, समुद्री मार्ग से पहुंचने का रास्ता की खोज किया था, रास्ते की खोज किया था वास्को डी गामा ने, न कि भारत की खोज की थी। तो देखेंगे उसका अभी हम आगे। पहले हम लोग जहां पर पहुंचे थे उसके आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे थे आगमन क्यों। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने देख लिया था पश्चिमी यूरोप में कपड़ों एवं मसालों की बहुत मांग रहती है और यूरोप और भारत के बीच जो प्राचीन काल से संपर्क रहता है यूरोप और भारत के बीच प्राचीन काल से जो संपर्क रहता है वो भी कारण था। और ऑटोमन साम्राज्य का उदय जिसके कारण क्या होता है यूरोप और भारत के बीच जो व्यापार रहता है वो बाधित होने लगता है। तो ये भी कारण हो गया कि ऑटोमन साम्राज्य का उदय होता है, भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार होता है वो व्यापार बाधित होने लगता है। तो समुद्री मार्ग की आवश्यकता पड़ती है इन लोगों को समुद्री मार्ग की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके आगे वैकल्पिक मार्ग खोज प्रारंभ होती है यहाँ से। और एक यह कारण हो गया कि 14वीं से 16वीं सदी के बीच जो पश्चिमी यूरोप रहता है 14वीं से 16वीं सदी के बीच पश्चिमी यूरोप में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि अगर हम बात करें तो पुनर्जागरण हो गया, धर्म सुधार आंदोलन और भौगोलिक खोज हो गया। इन परिवर्तनों ने भी लोगों को प्रेरित किया नए नए क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करने के लिए। इन परिवर्तनों से भी लोगों को प्रेरणा मिली नए नए क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करने के लिए। तो उसको हम लिख लेते हैं शॉर्ट में। 14वीं से 16वीं सदी के बीच पश्चिमी यूरोप में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। पश्चिमी यूरोप महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। जैसे हम लोग लिख लेंगे एग्जाम्पल पुनर्जागरण, भौगोलिक खोज, और धर्म सुधार आंदोलन, तो अभी हम लोग इन सब पर चर्चा करेंगे और भी कुछ कारण रहे होंगे आदि। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा और स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे में हम लोग लिखते हैं वो जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, पुनर्जागरण पर बात करते हैं।
पुनर्जागरण के कारण क्या होता है, लोगों में नए नए क्षेत्रों को जानने की जिज्ञासा लोगों के मन में आती है और साहसिक मनोभाव जैसे कुछ प्रवृत्तियों का उदय होता है लोगों के मन में, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है नए नए क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करने के लिए। उसको हम लोग लिख लेते हैं, पुनर्जागरण के कारण साहसिक मनोभाव कोमा और जिज्ञासा ऐसी कुछ प्रवृत्तियों का उदय होता है। जिससे क्या होता है, इससे भी लोगों को प्रेरणा मिलती है नए नए क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करने के लिए। नए नए क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। और पुनर्जागरण की बात कर ली हमने, भौगोलिक खोज की बात करते हैं। भौगोलिक खोज, एक मैप ड्रॉ करूंगा मैं। यूरोप हो गया हमारा, सिंबॉलिक के तौर में बना देते हैं। तो यहाँ पर अफ्रीका हो जाता है, भारत कुछ इधर रहता है। तो यहाँ से 1492 ईस्वी में 1492 ईस्वी में भारत की खोज करने के लिए निकलते हैं कौन, मिस्टर कोलंबस। तो कोलंबस निकलते हैं भारत की खोज करने के लिए, लेकिन भारत तो पहुंच नहीं पाते, वो इधर उस पहुंच जाते हैं नॉर्थ अमेरिका के पास, जो वेस्ट इंडीज का क्षेत्र है, वहां पर पहुंच जाते हैं। तो मसाले तो मिलते नहीं है उनको, तो वो कहते हैं कि यही इंडिया है। जब मसाला नहीं मिलता है वहां से, तो ये पश्चिम के भी पश्चिम में था, वेस्ट के भी वेस्ट में था, इसके लिए उसको कह दिया गया वेस्ट इंडीज। और भारत की खोज तो बाद में होती है वास्को डी गामा के द्वारा। लिखते हैं हम लोग, शॉर्ट में लिखेंगे, भौगोलिक खोज की शुरुआत भारत से समुद्री मार्ग से संपर्क स्थापित करने के लिए किया गया। भौगोलिक खोज की शुरुआत भारत से संपर्क स्थापित करने के लिए किया गया। ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे कोलंबस। कोलंबस के द्वारा ही किया गया था। और इस यात्रा से जब कोलंबस भारत नहीं पहुंच पाता, लेकिन वेस्ट इंडीज पहुंच जाता है, इस यात्रा की सफलता से क्या होता है कि लोगों का उत्साह बढ़ता है, कि मतलब लोगों के अंदर वो उत्साह बढ़ता है कि अब हम खोज करेंगे, हमें इंडिया मिल जाएगा, ऐसा उत्साह बढ़ता है लोगों के मन में। तो इस यात्रा की सफलता से नए 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 क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करने के लिए उत्साह बढ़ता है। नए नए क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करने के लिए उत्साह बढ़ता है और शीघ्र ही सफलता भी मिलती है। शीघ्र ही सफलता भी मिली।
और जैसे में एक पॉइंट और हमें लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन तो 16वीं सदी में धर्म सुधार आंदोलन के कारण क्या होता है कि उनको अपना, पश्चिमी यूरोपीय जो देश रहते हैं उनको अपना धर्म का प्रचार करना रहता है। तो नए क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करने के पीछे एक ये भी उद्देश्य बनता है कि हमें अपने धर्म का प्रचार करना है। धर्म सुधार आंदोलन के कारण 16वीं सदी में धर्म सुधार आंदोलन के कारण नए नए क्षेत्रों से धर्म का प्रचार, धर्म प्रचार भी नए नए क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करने के पीछे उद्देश्य बनता है। एक ये भी एक उद्देश्य था लोगों को नए नए क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करने के पीछे। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पश्चिम जो यूरोप था, यूरोप और भारत के संदर्भ में बातचीत करेंगे। यूरोपीय देश और भारत, जो उस दौर में पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो पूरी दुनिया पर व्यापार के एकाधिकार को लेकर उनके बीच संघर्ष जारी था। मतलब उपनिवेश जो ब्रिटेन था वो लगातार अपने उपनिवेशों को बढ़ाता जा रहा था और पश्चिमी यूरोपीय देशों के बीच पूरी दुनिया पर व्यापार के लिए संघर्ष होता रहता था। तो हम लोग भारत के संदर्भ में बातचीत करेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं हम लोग। तो शीर्षक दे देंगे यूरोपीय देश और भारत। ब्रैकेट में लिख देंगे वर्चस्व की लड़ाई। क्योंकि भारत में व्यापार के वर्चस्व को लेकर यूरोपीय देशों के बीच जो था संघर्ष जारी था। तो हम लोग बातचीत शुरू करते हैं यहाँ पर। चौदह सौ 98 ईस्वी में क्या होता है, वास्को डी गामा जो है वो भारत आते हैं। वो तो पता ही होगा, वो अफ्रीका से होकर आते हैं, आप लोगों को पता होगा। फिर भी मैं एक बार मैप में दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा हो गया सऊदी अरब। ये अरब देश हो गया, अरब देश हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर इराक, ईरान रहता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। फिर हमारा भारत आ जाता है, भारत। तो पता क्या है, यहाँ पर पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड। उस दौर में जो पश्चिमी यूरोप के देश थे, ये मतलब कि पूरी दुनिया की जानकारी इनको हो चुकी थी। उस दौर में लोगों ने पूरी मतलब ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का किसी से संपर्क नहीं था, तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की भी खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो क्या होता है, जब कोलंबस यहाँ पर आए थे 1492 ईस्वी में, तो इंडिया तो खोज नहीं पाए थे, वेस्ट इंडीज के पास पहुंच गए थे। तो उस टाइम पर भी जो वास्को डी गामा थे वो यहाँ पर भारत आने की मैपिंग कर रहे थे। वो अफ्रीका की मैपिंग करते करते यहाँ तक लगभग
केप ऑफ गुड होप जो है, यहाँ तक तो वास्को डी गामा आ चुके थे। उसके आगे वो यहाँ तक उन्हें आने में 1498 ईस्वी में कितना टाइम लग गया था। तो यहाँ तक वो ऐसे आए थे 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा। तो क्या, तो उसके बाद क्या होता है, जब वास्को डी गामा जब 1498 ईस्वी में भारत आए, तो भारत और पश्चिमी यूरोप के बीच व्यापार की एक नए युग की शुरुआत होती है। मतलब पहले तो पुर्तगाल वाले आते हैं और अपने कुछ व्यापारिक केंद्रों की स्थापना करते हैं। फिर पीछे पीछे से जो है हॉलैंड और ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांस इसमें सबसे लेट में एंट्री करता है। फ्रांस की एंट्री इस दौड़ में सबसे बाद में होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, पुर्तगाल जो रहता है वो पुर्तगाल आता है और अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना करता है। जैसे उस टाइम पे क्या था, जब वास्को डी गामा यहाँ पर आया था, तो ये जो पूरा इलाका था, इस पूरे मार्ग पर पुर्तगालियों ने अपना पैर जमा लिया था। इस पूरे मार्ग पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया था। यहाँ पर हमारा हो गया हॉर्मुज जल संधि, और इधर इंडोनेशिया मलेशिया का क्षेत्र इधर हो गया। यहाँ पर हमारा था मलक्का जल संधि, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा ये, यहाँ पर था मलक्का जल संधि। तो मलक्का स्ट्रेट पर और हॉर्मुज स्ट्रेट पर और ये पूरे मार्ग पर इंडोनेशिया मलेशिया, ये पूरे मतलब कि दक्षिण पूर्वी एशिया का जो व्यापार रहता है, पूरे व्यापार पर पुर्तगालियों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। मतलब पुर्तगालियों ने पूरा अपना पैर जमा लिया था। जिसको भी व्यापार करना है, जिस भी देश को, वो पहले पुर्तगालियों से मतलब अनुमति लेते थे कि व्यापार इस क्षेत्र में करना है कि नहीं करना है। अगर उन्होंने बिना अनुमति के जो है व्यापार करते थे, तो पुर्तगाली क्या करते थे, उनका जहाज जब्त कर लेते थे और मुआवजा वगैरह देने के बाद जो है लेने के बाद छोड़ देते थे। तो मतलब एक तरीके से जो पुर्तगाली थे वो लूटपाट करते थे, पूरा मतलब दादागिरी करते थे, समुद्री डकैत की तरह। मतलब वो पुर्तगाली जो थे समुद्री डकैत की तरह काम कर रहे थे। सबसे मतलब ऐसे लूटपाट ज्यादा करते थे पुर्तगाली, व्यापार भी करते थे लेकिन साथ साथ में वो लूटपाट भी करते थे। तो ऐसी कुछ कहानी चल रही थी। तो पुर्तगाल ने पूरा अपना पैर जमा लिया था। उसके बाद क्या होता है, पुर्तगालियों को सबसे पहले जो चुनौती देते हैं ये हॉलैंड है। सबसे पहले पुर्तगालियों के वर्चस्व को चुनौती देते हैं हॉलैंड वाले। डचों ने यहाँ पर जो दक्षिण पूर्वी एशिया का जो इलाका रहता है, इंडोनेशिया मलेशिया मलक्का स्ट्रेट, यहाँ पर श्रीलंका था, तो इस पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया पर डचों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही जो है डचों ने जो है पुर्तगालियों के वर्चस्व को यहाँ पर कमजोर किया था। उसके बाद क्या होता है, उस डचों के बाद इसमें एंट्री मारता है जो ब्रिटिश अंग्रेज जब आते हैं, तो अंग्रेजों ने डचों को भी कमजोर किया और साथ ही साथ पुर्तगालियों को भी कमजोर किया। पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों को चुनौती दी डचों ने, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने चुनौती दी पुर्तगालियों को और डचों को भी साथ ही साथ चुनौती दी। दोनों के साथ संघर्ष होता है और लास्ट में आता है इस दौड़ में फ्रांस सबसे लेट एंट्री करता है। तो हम लोग लिखते चलते हैं। चौदह सौ 98 ईस्वी में वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के द्वारा समुद्री मार्ग से भारत यात्रा। इसके साथ क्या होता है, भारत और पश्चिमी यूरोप में व्यापार की एक नई युग की शुरुआत होती है। पश्चिमी यूरोपीय देशों के बीच
व्यापार के नए युग की शुरुआत होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग। पुर्तगाली आते हैं भारत में सबसे पहले, तो अपना जो है वो व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं। तो जो भारत में सबसे पहले व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं पश्चिमी यूरोपीय देशों में, वो पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता है। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की और कुछ क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण भी स्थापित किया। प्रत्यक्ष नियंत्रण भी स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो पुर्तगाली रहते हैं वो, ये भारत हो गया, फिर हिंद महासागर का, सॉरी, इधर ये अरब सागर का क्षेत्र हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र हो गया, और इधर हिंद महासागर का इलाका हो गया। तो पुर्तगालियों ने इस पूरे इलाके में लगभग एक सदी तक पूरा अपना नियंत्रण बना कर रखा था। 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में अपना नियंत्रण में एक सदी तक ब्रैकेट में कर लेंगे 16वीं सदी, एक सदी तक नियंत्रण बनाए रखा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पुर्तगालियों ने अच्छा खासा अपना नियंत्रण बना के रखा था, और हॉलैंड आता है। पुर्तगाल को हॉलैंड के द्वारा, डचों के द्वारा पुर्तगालियों को चुनौती दी जाती है। पुर्तगालियों को सर्वप्रथम हॉलैंड ने चुनौती दी। पुर्तगालियों को सर्वप्रथम हॉलैंड ने चुनौती दी, और आगे चलकर अंग्रेजों ने भी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो जो ये हमारा भारत हो गया, और इधर बंगाल, ये हमारा मलय प्रायद्वीप, और
यहाँ पे मलक्का स्टेट हो गया, इधर हो गया मलेशिया, इंडोनेशिया, ये पूरा इंडोनेशिया का इलाका हो गया, मलय प्रायद्वीप हो गया, श्रीलंका हो गया। ये दक्षिण दक्षिण पूर्वी पूरा इलाका जो रहता है लगभग 17वीं सदी के मध्य तक 17वीं सदी के मध्य तक लगभग पुर्तगालियों ने पूरा दक्षिण पूर्वी का जो इलाका रहता है यहाँ पर जो हॉलैंड हॉलैंड ने इस इलाके पर पूरा अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। पहले यहाँ पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था, तो हॉलैंड के द्वारा चुनौती दी जाती है और हॉलैंड यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। लिखेंगे 17वीं सदी के मध्य तक आते आते हॉलैंड ने 17वीं सदी के मध्य तक आते आते हॉलैंड ने दक्षिण पूर्वी एशिया में पुर्तगालियों के नियंत्रण को कमजोर किया। ब्रैकेट में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लेंगे श्रीलंका, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया, मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, हॉलैंड ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। अब अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों द्वारा भी पुर्तगालियों को चुनौती दी जाती है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैप ड्रॉ करता हूँ मैं। दस मैप घर रहता है अफ्रीका। यहाँ पर जो इस्लामिक कंट्री रहती हैं, अरब देश, यहाँ पर बबल मंडाप की संधि हुई। यहाँ पर हार्मुज जल संधि रहता है, हार्मुज जल संधि। तो अंग्रेज क्या करते हैं, 1625 में हार्मुज जल संधि पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। अंग्रेजों द्वारा 1625 में हार्मुज जल संधि पर कब्जा कर लिया जाता है और अंग्रेज मतलब कि पुर्तगालियों के साथ वैवाहिक संबंध भी बनाते हैं। तो वैवाहिक संबंध के द्वारा अंग्रेज क्या करते हैं, पुर्तगालियों से बॉम्बे प्राप्त कर लेते हैं और 1613 ईस्वी में गुजरात में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया था। तो ऐसे कुछ कारण थे कि पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष होता है और जहाँ पर पुर्तगालियों के नियंत्रण को थोड़ा कमजोर किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा भी। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, अंग्रेजों द्वारा मैप को ड्रॉ कर देना, मैप को मैं मिटा देता हूँ।
अंग्रेजों द्वारा फारस की खाड़ी में हार्मुज हार्मुज स्ट्रेट पर कब्जा कर अंग्रेजों द्वारा फारस की खाड़ी में हार्मुज स्ट्रेट पर कब्जा कर 1613 ईस्वी में गुजरात में पुर्तगालियों को पराजित करता है। अंग्रेजों द्वारा गुजरात में पुर्तगालियों को पराजित किया जाता है। 1613 में गुजरात में अंग्रेजों द्वारा फारस की खाड़ी में हार्मुज स्ट्रेट पर कब्जा कर 1613 में गुजरात में पुर्तगालियों को पराजित कर वैवाहिक संबंधों के द्वारा और पुर्तगालियों से बॉम्बे प्राप्त कर अंग्रेजों द्वारा फारस की खाड़ी में हार्मुज स्ट्रेट पर कब्जा कर 1613 ईस्वी में गुजरात में पुर्तगालियों को पराजित कर और वैवाहिक संबंधों के द्वारा पुर्तगालियों से बॉम्बे प्राप्त करके पुर्तगालियों की स्थिति को प्रभावित किया जाता है अंग्रेजों द्वारा। पुर्तगालियों की स्थिति को प्रभावित किया जाता है। इससे जो मतलब कि पुर्तगाली यस जाओ यहाँ से। इसके कारण क्या होता है, इन सब कारणों से अंग्रेजों द्वारा फारस की खाड़ी में हार्मुज स्ट्रेट पर कब्जा कर लिया जाता है। 1613 ईस्वी में गुजरात में पुर्तगालियों को पराजित किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा और पुर्तगालियों के साथ वैवाहिक संबंध बना के अंग्रेज क्या करते हैं, पुर्तगालियों से बॉम्बे ले लेते हैं। तो इन सब कारणों से क्या होता है, जो पुर्तगालियों की जो स्थिति थी वो स्थिति उनकी थोड़ी कमजोर होती है पुर्तगालियों की। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्थिति को प्रभावित किया और पुर्तगाली जो रहते हैं वो भारत में मुगलों और मराठों से भी उनका संघर्ष होता रहता था और वो पुर्तगाली लूटपाट बहुत करते थे। व्यापार तो करते थे, व्यापार के साथ साथ वे लूटपाट भी बहुत करते थे और जबरदस्ती मतलब अपने धर्म को किसी के ऊपर थोपते थे कि यही धर्म अपनाना है। धर्मांतरण की जो नीति थी उनकी, लूटपाट और जो स्थानीय शक्ति थी उनसे संघर्ष के कारण पुर्तगालियों की स्थिति ऐसे धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। यही कुछ कारण थे कि अंग्रेजों द्वारा जो है हार्मुज स्ट्रेट पर कब्जा करना, 1613 ईस्वी में पुर्तगालियों को गुजरात में पराजित करना और वैवाहिक संबंधों के द्वारा बॉम्बे प्राप्त करना पुर्तगालियों से। तो इससे तो पुर्तगालियों की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई और पुर्तगाली लूटपाट बहुत करते थे। वहां भी पुर्तगाली कभी कभी पिट जाते थे। मुगलों और जो मराठे थे उनके द्वारा भी कभी कभी पिट जाते थे। तो पुर्तगाली ऐसे मतलब कि उनका संघर्ष होता रहता है। उनकी स्थिति जो उनकी नियंत्रण उनका कमजोर होता रहता है। तो ऐसे पुर्तगालियों की स्थिति लगभग 100 से 150 वर्षों में पुर्तगालियों की जो स्थिति रहती है वो कमजोर हो जाती है। पुर्तगाली मतलब गोवा और जो दमन दीव का क्षेत्र रहता है भारत में, वहां पर सिमट कर रह जाते हैं। पुर्तगालियों का वर्चस्व उतना फिर नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं,
मुगलों और मराठों से संघर्ष के कारण मुगलों और मराठों से संघर्ष के कारण कौमा जो पुर्तगाली लूटपाट करते थे, लूटपाट कौमा जबरन धर्मांतरण की नीति, जबरन धर्मांतरण की नीति, मुगलों और मराठों से संघर्ष होता है, पुर्तगालियों का लूटपाट, जबरन धर्मांतरण की नीति, इन सब कारणों से भी और भी कुछ कारण रहे होंगे, आदि कारणों से पुर्तगालियों की स्थिति कमजोर होती है। पुर्तगालियों की स्थिति हिंद महासागर एवं भारत में कमजोर होती हैं। हाँ ठीक है, बंधु आता हूँ। पुर्तगालियों की स्थिति हिंद महासागर एवं भारत में कमजोर होती है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 17वीं सदी में हमें देखने को कुछ ऐसा मिलता है कि एक बार मैं छोटा सा मैप ड्रॉ करता हूँ। पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, इधर यूके हो गया। तो ये जो थे इटली इधर है, ये पुर्तगाल, स्पेन और जो फ्रांस, ये जो तीनों कंट्री थी, ये मतलब पश्चिमी यूरोप में ईसाई धर्म की दो धाराएं चलती थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। यूरोप में ईसाई धर्म की दो धाराएं चलती थी। तो जो ये पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ये तीनों कंट्री जो थी, ये कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे। और ये जो यूके, हॉलैंड, बेल्जियम, ये सब जो थे, ये प्रोटेस्टेंट को मानने वाले थे। तो इन तीनों में आपसी सहयोग जो है वो बना रहता है, और यूके और हॉलैंड के बीच भी जो सहयोग बना रहता है। लंबे समय तक यूके और हॉलैंड एक दूसरे को मतलब सहयोग करते रहते हैं। फिर आगे क्या होता है, आगे हम बातचीत करते हैं। यार सल्ला मत करो। हॉलैंड और फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं, हॉलैंड और जो अंग्रेज थे यूके, उनका जो धर्म था वो एक ही धर्म को मानने वाले थे। लेकिन क्या होता है कि व्यापार की जो लड़ाई रहती है, व्यापार के वर्चस्व को लेकर उनके बीच संघर्ष प्रारंभ होता है। जो अपना हिंद महासागर हो गया, ये हिंद महासागर का इलाका पूरा,
और इधर दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार के लिए दोनों के बीच संघर्ष होता है, ब्रिटेन और हॉलैंड के बीच। तो उसको लिखते हैं हम लोग। 17वीं सदी तक आते आते 17वीं सदी में 17वीं सदी में हिंद महासागर 17वीं सदी में हिंद महासागर तथा दक्षिण पूर्वी एशिया पर व्यापार के वर्चस्व को लेकर 17वीं सदी में हिंद महासागर तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार के वर्चस्व को लेकर हॉलैंड तथा ब्रिटेन के बीच संघर्ष प्रारंभ होता है। और यहाँ पर जो इंडोनेशिया था, इधर श्रीलंका, इधर मलेशिया हो जाता है, इधर इंडोनेशिया का क्षेत्र हो जाता है। इंडोनेशिया में एक क्षेत्र करके है अम्बोयाना में एक नरसंहार होता है कुछ इस तरीके से। मतलब यहाँ पर पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया में हॉलैंड का नियंत्रण रहता है और वहां पर हॉलैंड के द्वारा 8-10 मतलब पुर्तगालियों को और 8-10 अंग्रेजों को मार दिया जाता है हॉलैंड के द्वारा। तो इसके कारण क्या होता है, जो हॉलैंड और जो अंग्रेजों के बीच जो सहयोग था, जो संबंध थे, वो संबंध बिगड़ते हैं दोनों के बीच। तो उसको लिखते हैं हम लोग। संघर्ष प्रारंभ होता है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं अम्बोयाना नरसंहार ब्रैकेट में कर लेंगे इंडोनेशिया। अम्बोयाना नरसंहार को लेकर इसके बाद क्या होता है, अंग्रेज और हॉलैंड के संबंध बिगड़ते हैं। हॉलैंड के संबंध बिगड़ते हैं अम्बोयाना नरसंहार के बाद। तो आगे बात करते हैं हम लोग। मतलब पहले हिंद महासागर और दक्षिण पूर्वी एशिया में हॉलैंड और ब्रिटेन के बीच संघर्ष प्रारंभ होता है, फिर अम्बोयाना में घटना घट जाती है, उसके बाद संबंध और बिगड़ जाते हैं। और हम आगे देखते हैं तो 1654 से 1667 के बीच कई बार हॉलैंड और अंग्रेजों के बीच जो है संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। कई अवसरों पर संघर्ष होता है। कई अवसरों पर संघर्ष होता है। उसके बाद क्या किया जाता है, हॉलैंड और अंग्रेजों के बीच एक समझौता होता है। वो समझौता कुछ इस तरीके से रहता है। हॉलैंड और अंग्रेजों के बीच एक समझौता होता है कि मतलब ये भारत है, भारत में अंग्रेजों के अलग अलग व्यापारिक केंद्र थे और यहाँ पर जो मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इधर दक्षिण पूर्व का जो इलाका हो गया। तो समझौता ये हुआ था कि जो हॉलैंड था वो दक्षिण पूर्व में व्यापार करेगा। हॉलैंड भारत में और हिंद महासागर भारत में
अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्रों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और अंग्रेजों के द्वारा भी इधर दक्षिण पूर्वी एशिया में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। मतलब हॉलैंड जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया का इलाका पर व्यापार करेगा और अंग्रेज भारत में व्यापार करेंगे। तो ये समझौता होता है दोनों के बीच कि भारत में अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्रों पर हॉलैंड द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और भारत में अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्रों पर हॉलैंड द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और दक्षिण पूर्वी एशिया में अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या होता है। हॉलैंड और अंग्रेजों के बीच जो समझौता हो जाता है उसके बाद एक और घटना घटती है। 1759 में बेदारा का युद्ध होता है। 1759 में बेदारा का युद्ध होता है, उसके बाद जिसमें हॉलैंड पराजित हो जाता है और हॉलैंड की पहचान भारत तथा हिंद महासागर के क्षेत्र में सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी के पहचान के रूप में रह जाती है। 1759 में बेदारा का युद्ध, इसके कारण भारत तथा हिंद महासागर में 1759 में बेदारा के युद्ध के बाद भारत तथा हिंद महासागर के क्षेत्र में बेदारा युद्ध के बाद भारत तथा हिंद महासागर के क्षेत्र में हॉलैंड की पहचान व्यापारिक कंपनी के रूप में रह जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि अब फ्रांस इस दौड़ में अब व्यापार करने के लिए फ्रांस भी आता है। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटेन आया। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने पुर्तगाली और डचों को दोनों के नियंत्रण को कम किया, दोनों के प्रभाव को कम किया। फिर उसके बाद फ्रांस आता है। फिर अब भारत में और तथा भारत के हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत में फ्रांस और अंग्रेजों के बीच अब संघर्ष शुरू होगा। 18वीं सदी में कैसे लिखते हैं, 18वीं सदी में भारत तथा हिंद महासागर 18वीं सदी में भारत तथा हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार के वर्चस्व को लेकर ब्रिटेन तथा फ्रांस के बीच
कर्नाटक क्षेत्र में कर्नाटक, पहले कर्नाटक को कर्नाटक कहा जाता था और कर्नाटक यहाँ पे था, हैदराबाद यहाँ पे था। हैदराबाद से ही अलग होकर कर्नाटक निकला था, यहाँ पे कर्नाटक था, उसको कर्नाटक कहते थे, पूर्वी तमिलनाडु या कर्नाटक। 18वीं सदी में भारत तथा हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार के वर्चस्व को लेकर ब्रिटेन तथा फ्रांस के बीच कर्नाटक क्षेत्र में 3 युद्ध लड़े जाते हैं, जिसमें 3 युद्ध लड़े जाते हैं जिसमें अंतिम तौर पर अंग्रेजों को सफलता मिलती है। अंग्रेजों को सफलता मिलती है और फ्रांसीसी कंपनी जो रहती है वो व्यापारिक कंपनी के रूप में सिमट कर रह जाती हैं। व्यापारिक कंपनी के रूप में सिमट कर रह जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो भारत में जो यूरोपीय व्यापारी कंपनी आई थी उनका एक हम छोटा छोटा सा जो है परिचय ले लेंगे और उनके व्यापारिक केंद्र भारत में कहाँ कहाँ पर थे उनको हम नोट कर लेंगे और उनकी छोटी सी जो है उनका परिचय ले लेंगे। तो हम उनके व्यापारिक केंद्र और परिचय पर बात करते हैं। तो पुर्तगाल की बात करते हैं। पुर्तगाल और हॉलैंड, फ्रांसीसी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हम लोग पहले व्यापारिक केंद्रों की बात करेंगे। पुर्तगालियों का जो व्यापारिक केंद्र था वो लिख लेते हैं हम लोग, वो था कालीकट, कालीकट आपका केरल में है, और बॉम्बे, बसीन, कालीकट, बॉम्बे, बसीन, हुगली में था, हुगली, सेंट थॉमे, ये आपका तमिलनाडु में है, और हमें बसीन, हुगली, सेंट थॉमे, गोवा पर था इनका केंद्र, दमन दीव, ईटीसी आदि। हॉलैंड की बात करें तो हम लोग सूरत, कोचीन, और सूरत कोचीन हो गया, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम और ईटीसी आदि। फ्रांस में बात करें तो हम लोग फ्रांस का हो गया सूरत, चंद्रनगर, चंद्रनगर, माहे, माहे और सूरत, चंद्रनगर, माहे, ईटीसी। फ्रांसीसी का मसूलीपट्टनम में भी था।
ETC। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो हम लोग सूरत, बॉम्बे, सूरत, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, का मद्रास, और भी कुछ क्षेत्रों पर था, पटना हो गया, आदि क्षेत्रों पर था, और भी बहुत सारे व्यापारिक केंद्र थे। और हम आगे अगर बातचीत करें तो ये हॉलैंड थी वो एक निजी कंपनी थी। हॉलैंड एक निजी कंपनी थी। और फ्रांसीसियों की बात करें तो ये एक सरकारी कंपनी थी। फ्रांस में उस दौर में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, और फ्रांस मतलब कि व्यापारिक हितों को लेकर उतना ज्यादा वहाँ की सरकार जागरूक नहीं थी, और उसकी भारत में रुचि कम थी। वो यूरोप और उत्तरी अमेरिका में वर्चस्व को लेकर ज्यादा सक्रिय था। उपनिवेशों में उसकी उतनी ज्यादा रुचि नहीं थी, वो भारत में उतना ज्यादा रुचि नहीं रखता था फ्रांस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये भी निजी कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी निजी कंपनी थी, लेकिन यहाँ की जो सरकार थी, सरकार और कंपनी दोनों व्यापारिक हितों को लेकर बहुत ही जागरूक थे, बहुत ही सक्रिय थे व्यापारिक हितों को लेकर। इनका व्यापारिक क्षेत्रों पर हम अगर बात करें तो जो हॉलैंड था वो हॉलैंड भारत तथा यूरोप के बीच व्यापार तो करता ही था, साथ ही साथ भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भी भारत व्यापार करता था। भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में भी व्यापार करता था हॉलैंड। फ्रांस जो थी, फ्रांस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ की सरकार जो थी उत्तरी अमेरिका और यूरोप को लेकर ज्यादा सक्रिय थी, भारत को लेकर ज्यादा सक्रिय, भारत में उसकी ज्यादा रुचि नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी तो पूरे जो है यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, भारत, तो ईस्ट इंडिया कंपनी सभी मतलब उपनिवेशों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा मतलब उपनिवेशों को लेकर ज्यादा सक्रिय थी। वो मतलब यूरोप में जितना साम्राज्य विस्तार की नीति अपना जो है यूरोप में उतना ज्यादा नहीं अपनाता था, साम्राज्य विस्तार यूरोप में ज्यादा नहीं करता था, वो उपनिवेशों को ज्यादा टारगेट करता था। जहाँ पर भी मतलब यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो देखता था कि कहाँ पर जो है नियंत्रण करने लायक है, जहाँ भी अस्थिरता दिखाई देती है, राजनीतिक अस्थिरता, तो वहां पर वो क्या करते हैं, अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उपनिवेशों में ज्यादा रुचि रखती थी। उपनिवेशों में रुचि। तो दोस्तों चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगेगा, और जो कुछ भी बातचीत जो चर्चा किया हम लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। आगे की चर्चा हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।